नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी आज एक बार फिर आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हूँ। आज जिस मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूँ वो वर्तमान दौर की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की, और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को न केवल पूरा देखें सुनें बल्कि उस पर अपना मंथन भी करें। वीडियो की वार्ता आपको जैसी भी लगे उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखें। वीडियो को आप अपनी सोच के अनुसार लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं, जिसका मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और सहपाठियों के बीच भी साझा करें। चूँकि मैं एक विशेषज्ञ अर्थशास्त्री नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ आंकड़ों की बाजीगरी से परहेज करूँगा। जिन आंकड़ों का मैं जिक्र करूँगा उसे आप किसी भी सर्च इंजन पर जाकर ढूंढ सकते हैं। हमारे देश में कोरोना के बहाने लॉकडाउन जब शुरू हुआ उसके पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था अन्य दूसरे देशों की तरह ही अति उत्पादन, बेपनाह बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी के साथ साथ शुरुआती मंदी के कगार पर बैठी हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 के 3 महीनों में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में जो वृद्धि दर थी वो ऐतिहासिक रूप से अपने निम्नतम स्तर पर थी, जबकि इस अवधि में केवल एक हफ्ते ही लॉकडाउन रहा था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 53.66% योगदान है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है, जो कि जीडीपी में लगभग 31% योगदान देता है। तीसरे स्थान पर भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ मानी जाने वाली कृषि का नंबर आता है, जो कि भारतीय जीडीपी का करीब 17% हिस्सा प्रदान करती है। लेकिन एक बहुत भयावह चीज़ ये है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा अभी भी कृषि से होने वाली आमदनी पर ही टिका हुआ है, और ये 17% जीडीपी का जो कृषि का हिस्सा है उसमें से अगर आप कृषि के पर आने वाली लागत को घटा दें तो ये बहुत कम पैसे बचते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि हार्डली जीडीपी का 4 या 5% के ऊपर आपकी पूरी एक या 10% पे या 8% पे पूरी की पूरी कृषि पर निर्भर लोग जीवन बिताते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एक टेलीकॉम सेक्टर है जिसकी भागीदारी 6.5% है, और इस हिस्से को अगर सर्विस सेक्टर से निकाल दिया जाए तो सर्विस सेक्टर का टोटल कंट्रीब्यूशन 47.16% ही बचता। इस वर्ष जीडीपी कितनी निगेटिव रहेगी इसका सही आकलन तो मार्च 2020 के बाद ही हो पाएगा। मार्च 2021 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मोटे तौर पर ये माना जा सकता है, और कई विदेशी रेटिंग एजेंसियों ने इसको बताया भी है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ निगेटिव रहेगी। लेकिन कितनी निगेटिव रहेगी इसके बारे में कुछ बात करना जरूरी है। इस पूरे लॉकडाउन का दौर लगभग 2.5 माह तो रहा ही है। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र लगभग पूरा बंद रहा। कुछ क्षेत्रों में छुटपुट काम हुआ है। अगर हम ये मान लें कि इस 2.5 महीनों के बाद औद्योगिक उत्पादन की गति तुरंत बहाल हो जाएगी और दोबारा उसी गति पर पहुंच जाएगी जैसी वो पहले थी, तब भी वर्तमान वर्ष में उसमें 21% की गिरावट होगी। इसका सीधा अर्थ है कि सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के अंशदान 6.5% कम हो जाएगा। जबकि ये मान के चलिए कि
ये 2.5 हफ्ते के बाद अगर लॉकडाउन को पूरा हटा भी लिया जाए तब भी ये संभव नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपनी पूरी कैपेसिटी की और उसमें वापस लौट जाए तुरंत। उसको वक्त लगेगा अपनी स्पीड को दोबारा पकड़ने। टेलीकॉम को अगर आप छोड़ दें तो सेवा क्षेत्र का अंशदान भी लगभग 9.90% कम हो जाएगा। इसी तरह टेलीकॉम का जो हालत है कि मान के चलिए कि आने वाले त्रैमासिक जो आमदनी के उनके आंकड़े होंगे जो जुलाई या अगस्त में आपके सामने होंगे, उनमें भी गिरावट आएगी। लेकिन चूंकि टेलीग्राम सेक्टर के अलावा भी कुछ सर्विस सेक्टर्स हल्का फुल्का काम करते रहे हैं, तो इसमें आने वाली गिरावट को इग्नोर करके मैं चल रहा हूँ। कृषि क्षेत्र हमारा ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। ये अभी टिड्डियों की एक समस्या आई है। कृषि वैसे भी भारतीय कृषि को कहा जाता है कि इट डिपेंड्स अपॉन वैगरीज ऑफ द मानसून। मानसूनी हरकतों के ऊपर इसका पूरा दारोमदार रहता है कि हमारी खेती कितनी होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी। क्योंकि आखिरी तिमाही तो उसके ऊपर मैं विषय उसको मान लेता हूँ, जितना पहले थी उतनी ही रहेगी। क्योंकि आखिरी तिमाही में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी वो केवल 1.5% आ गई थी सरकार के मुताबिक। तो अगर ये जो जिस तरीके से मैंने बोला है, अगर औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली आसन्न कमी 6.5% और सेवा क्षेत्र में आने वाली कमी 9.9%, यानी कुल कमी 16.4% को घटा दिया जाए तो जीडीपी की वृद्धि दर निगेटिव 15% आती है। ये बढ़ने के बजाय 15% कम हो जाएगी और ये स्थिति बहुत ही भयावह। चलिए इसे थोड़ा और कम कर लेते हैं। तब भी यह किसी भी कीमत पर 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ती। ये कमी कम से कम 10% की तो रहेगी। केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज 2 किस्तों में दिया, उसके 2 भाग थे। एक तो ये था कि उत्पादन क्षेत्र को तरलता प्रदान करने के लिए बैंकों को बोला गया कि आप उन्हें लोन मुहैया कराइए। क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हैं, उनकी ईएमआई मत लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो दूसरा हिस्सा था उसमें किसानों को कुछ नगद और गरीबों को कुछ नगद या खाद्यान्न के रूप में ट्रांसफ़र करने की बात थी। उत्पादन क्षेत्र में अगर केवल आप तरलता बढ़ा दें, केवल लिक्विडिटी बढ़ा दें, उसको और फाइनेंस कर दें, तो इससे मार्केट के भीतर डिमांड पैदा नहीं होती। डिमांड पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि रोज़गार पैदा किए जाएं। जिन लोगों को भी रोज़गार चले गए हैं उनको दोबारा रोज़गार मिले, उनकी आमदनी बहाल हो, जिससे उनमें चीज़ों को खरीदने की क्षमता बन सके। एक पुराना बैंकर होने के नाते मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि किसी भी यूनिट की सेहत के लिए जितना अंडर फाइनेंस खतरनाक होता है, उससे कहीं अधिक ओवर फाइनेंस खतरनाक होता है। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के लिए तो ये और भी खतरनाक होता है। किसानों और गरीबों को जो मदद की घोषणाएं की गई, उसका अधिकतर हिस्सा चुनावों के दौरान किए गए वायदों को धरातल पर उतारने से संबंधित है। उसके लिए पहले ही बजट में प्राविधान किए जा चुके थे। पूरे आर्थिक पैकेज का सरकारी खजाने पर क्या प्रभाव होगा, इस बारे में सरकार को भी कुछ पता नहीं, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार के सवाल में जो जवाब दिया था, उससे यही जाहिर होता है। वास्तव में इस क्षेत्र की तरलता को, मतलब ये इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिक्विडिटी की कितनी ज़रूरत है,
उससे अधिक ज़रूरत आज मांग पैदा करने की। मांग तभी पैदा होगी जब बेरोजगार हुए लोगों को दोबारा आप रोजगार दे पाएंगे। और इसके लिए सरकार को जिस कदम ताल को करना चाहिए था उसको अभी तक शुरू भी नहीं किया गया। उसके उलट देखने में ये आता है कि वो कुछ हिडन एजेंडाज हैं, उनको पीछे काम चल रहा है। अब जैसे सरकारी बैंकों को बेच देना, सार्वजनिक उपक्रमों को बेच देना, और इस तरीके से इनके बेचने बाचने से कोई इतनी इनकम नहीं होने जा रही है बजट में कि इस आपदा से निपटा जा सके। अब बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये संख्या 16 करोड़ है। अगर एक परिवार में 4 सदस्य मान लिए जाएं तो बिना आजीविका के कुल जनसंख्या 64 करोड़ निकलती है, जो कि हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा। चलिए दिल को बहलाने के लिए हम इसको कुछ कम कर देते हैं, क्योंकि आंकड़े तो अभी तक सतही ही हैं। वास्तविकता कितनी है ये ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना सरकार जानती है। कितना कम करना है आप खुद कम करके देख लीजिए, ये इसे मैं आप सब लोगों पर छोड़ देता हूँ। सवाल ये है कि मांग को कैसे पैदा किया जाए। इस पर केंद्र सरकार को गंभीरता के साथ काम शुरू कर देना चाहिए था। हमारा जो बजट पेश हुआ था वह सामान्य परिस्थितियों में सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित था, सामान्य परिस्थितियों की हमारी प्रायोरिटीज पर आधारित था, लेकिन आज वो परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। इन परिस्थितियों को सामान्य होने में कितना वक्त लग जाएगा इसका भी आकलन अभी नहीं किया जा सकता। बजट की एस्टिमेटेड आय और तदनुसार खर्चे आज की डेट में सब बेमानी हो चुके हैं। परिस्थितियों की मांग है कि सरकार एक मध्यवर्ती इकोनॉमिक सर्वे तुरंत करे, उसके अनुसार रिवाइज बजट को संसद के आसन्न सत्र में प्रस्तुत करे और उसमें एक खाका खींचे कि वो किस तरीके से बेरोजगारों को रोजगार देकर हिंदुस्तानी नागरिकों को के हाथ में पैसा मुहैया कराकर मांग को पैदा करने की कोशिश करेगी। ये जो विदेशी एजेंसियों द्वारा रेटिंग की जाती है, कंट्री की रेटिंग की जाती है, कंपनीज की रेटिंग की जाती है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। इस सबसे कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देश की जनता को बचाया जाए, उसके रोजगारों को बचाया जाए या मुहैया कराया जाए और अपने उद्योगों को भी बचाया जाए। अब फिस्कल डिसिप्लिन को किनारे रखना होगा। मोनेटाइजेशन से बचा नहीं जा सकता है। अब ये मोनेटाइजेशन कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए तो सरकार को बड़ा गंभीरता के साथ मंथन करना पड़ेगा और विचार विमर्श करना पड़ेगा। नोट छापने पड़े तो वह भी करना चाहिए। अब जो आज की ज़रूरत है कि सरकार को विभिन्न विचारधाराओं के अर्थशास्त्रियों के और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि इन विषम परिस्थितियों में भी सरकार ने आज तक इसके कोई प्रयास नहीं किए हैं, ना इस तरीके का कोई इंक्लिनेशन दिखाया। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस पर सुगबुगाहट शुरू की जाए, चर्चा शुरू की जाए। अगर सरकार खुद नहीं कर रही है तो हम ही आपको सबको आगे बढ़ के इसकी चिंता करनी पड़ेगी। देश की चिंता रखने वाले अर्थशास्त्रियों को, बैंकरों को और राजनीतिज्ञों को सामने आना होगा और वैकल्पिक आर्थिक सर्वेक्षण की प्रक्रिया को शुरू करना होगा, जिससे वे सरकार को एक ब्लूप्रिंट मुहैया करा सके। बहुराष्ट्रीय कारपोरेट गिद्ध
हिंदुस्तान पर निगाहें लगाए बैठे हुए हैं। भूलना नहीं होगा, हमको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ट्रंप की बकवास से भूमंडलीय स्तर पर कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी जिससे चाइना वीरान हो जाएगा और हिंदुस्तान आबाद हो जाएगा। इन सब बकवासों से हिंदुस्तान की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना हमारे राष्ट्र को कोई फ़ायदा होने वाला है। किसी भी सरमाएदार को किसी एक देश में अपने लगे लगाए उद्योग को बंद करना और वहाँ से भागना इतना आसान नहीं होता है। मुझे यही बात आज आपसे करनी थी, मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी। कमेंट बॉक्स में आप सुझाव देने में आज कंजूसी मत कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ फिर।